हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल गोइंग वेल। आज के सेशन से हम इंडियन पैनल कोड 1860 को डील करेंगे। तो इंडियन पैनल कोड एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 है। ये प्रेसिडेंट कंसेंट किया था 6 अक्टूबर 1860 को और ये एनफोर्स हुआ था 1 जनवरी 1862 को। अब ये इंडियन पैनल कोड एक जनरल पैनल कोड का रोल प्ले करता है। इसमें 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस हैं। इन चैप्टर्स 23 अध्याय और 511 धाराएं फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है जनरल, दूसरा स्पेसिफिक, सामान्य और विशिष्ट। तो अगर सामान्य की बात करते हैं तो कुछ अध्याय हैं जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, कुछ अध्याय हैं जो स्पेसिफिक विशिष्ट श्रेणी में आते हैं। तो जनरल पार्ट में आते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 5A एंड चैप्टर 23 एंड रिमेनिंग चैप्टर्स स्पेसिफिक पार्ट के अंदर चले जाते हैं, जो कि चैप्टर 6 टू चैप्टर 22 तक डील होते हैं स्पेसिफिक पार्ट के अंदर। अब स्पेसिफिक पार्ट भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, पब्लिक रिलेटेड ऑफेंसेस एंड प्राइवेट रिलेटेड ऑफेंसेस। तो अगर पब्लिक रिलेटेड ऑफेंस की अगर अपन बात करें तो चैप्टर 6 टू चैप्टर 15 तक पब्लिक रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में बताता है। और अगर प्राइवेट रिलेटेड ऑफेंस की बात करें तो चैप्टर 16 टू चैप्टर 22 ये प्राइवेट रिलेटेड ऑफेंसेस है, किसी पर्सन के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस। अब हम इन 23 चैप्टर्स जो कि फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हुए थे, जनरल एंड स्पेसिफिक, तो हम फर्स्ट पार्ट यानी कि जनरल पार्ट को पहले डील करेंगे। तो इसमें चैप्टर फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, और सेक्शन फर्स्ट बता रखा है टाइटल, एक्सटेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द कोड। तो इसमें बता रखा है होल ऑफ इंडिया पे, संपूर्ण भारत पे लागू होगा भारतीय दंड संहिता एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो अब जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल हो गया। पहले रणबीर पैनल कोड एप्लीकेबल होता था, अब उसकी जगह इंडियन पैनल कोड 1860 ही वहाँ लागू होता है। धारा 2 बताती है भारत के भीतर किए गए अपराधों के दंड। तो इसमें बता रखा है हर व्यक्ति संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य के लिए दंडनीय होगा। तो यहाँ बता रखा है हर व्यक्ति, एवरी पर्सन। अब ये एवरी पर्सन एक वाइड कनोटेशन लेके रखता है, एक विस्तृत लक्ष्यार्थ रखता है। इट डजेंट मैटर कि उसके पास नेशनलिटी है, इट डजेंट मैटर कि रेस, कास्ट, क्रीड, कलर, रैंक एंड स्टेटस, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। एवरी पर्सन शैल बी लायबल फॉर द ऑफेंस। इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, एम्बेसडर, फॉरेन आर्मी, एलियन एनिमी, डिप्लोमेटिक एजेंट्स, वारशिप, फॉरेन सॉवरेन्स। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं ये आप बिल्कुल ध्यान में रख लिए। सेक्शन 3 में बता रखा है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया। तो यहाँ बता रखा है भारत से परे किए गए किंतु उनके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। अब सेक्शन 3 में अगर अपन लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ बता रखा है एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ। सेक्शन 2 में था एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू द पनिशमेंट, और सेक्शन 3 में है एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस। तो सेक्शन 3 में वो पर्सन आता है, अब जैसे कि इंडियन आर्मी का कोई सोल्जर है, वो नेपाल में जाके मर्डर करके आता है, तो वो इंडियन कोर्ट के अंदर ट्रायल होगा। और इंटरनेशनल लॉ का जो एक कॉन्सेप्ट था एक्स्ट्राडिक्शन सेक्शन 3 में काम में लिया जाता है। सेक्शन 4 कहता है एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, राज्य श्रेतातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। तो इसमें बता रखा है कि अगर कोई सिटीज़न ऑफेंस करता पाया जाता है या कोई शिप पर कोई पर्सन और वो शिप रजिस्टर्ड हो इंडिया के अंदर, या फिर कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया, कंप्यूटर का ऐसा कोई रिसोर्स है और विच इज़ लोकेटेड इन इंडिया और उस पर कोई ऑफेंस हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के अंदर जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन रहेगा कोर्ट के पास कि उस पर ट्राई कर सकता है। तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताते हैं, जबकि सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताते हैं। चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में बताता है, जिसमें कि सेक्शन 6 बताता है डेफिनेशन इन दिस कोर्स टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। अब जो चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शंस दे रखे हैं उनके परसुएंस में ही हर कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा, हर डेफिनेशन को ही समझा जाएगा, ये सेक्शन 6 कहता है। सेक्शन 7 कहता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, कि अगर कोई चीज़, अगर कोई कॉन्सेप्ट
एक किसी पार्ट में पूरे कोड के किसी एक पार्ट में डिफ़ाइन कर दिया गया है तो उसे बाकी पार्ट पे भी यूज़ किया जा सकता है। सेक्शन 8 कहता है जेंडर के बारे में, जिसमें कि मेल एंड फीमेल दोनों इंक्लूडेड है। अब इस सेक्शन 8 के अंदर एक केस लॉ था, गिरधर गोपाल वर्सेस स्टेट, AIR 1958। इसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था कि दैट द प्रोनाउन ही यूज्ड इन सेक्शन 354, और सेक्शन 354 कहता है असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। इस केस में 354 को लेके बताया था कि ये मैन पे एज वेल एज वुमेन पे दोनों पर सेक्शन एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 9 है नंबर, तो नंबर में सिंगुलर प्लूरल दोनों आएंगे, ये सेक्शन 9 कहता है। सेक्शन 10 है मैन एंड वुमेन के बारे में, दैट मैन ऑफ एनी एज, वुमेन ऑफ एनी एज, तो ये सेक्शन 10 कहता है। सेक्शन 11 पर्सन के बारे में कहता है, पर्सन में कंपनी, एसोसिएशन एंड बॉडी ऑफ पर्सन्स आते हैं। सेक्शन 12 पब्लिक के बारे में कहती है, जो कि कम्युनिटी एट लार्ज इज़ ए पब्लिक। सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कहती है कि जो अपॉइंटेड है और एम्प्लॉयड है इंडियन गवर्नमेंट से तो या स्टेट गवर्नमेंट से बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, तो उसको गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा। सेक्शन 17 कहता है गवर्नमेंट के बारे में, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट दोनों आ गई, राज्य सरकार और भारत सरकार। अब सेक्शन 18 इंडिया के बारे में बता। सेक्शन 19 में जज के बारे में बता रखा है, दैट वो इज़ ऑफिशियली डिजाइनेटेड एज ए जज एंड वो इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव जजमेंट। सेक्शन 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस बता रखा है, ए जज वो इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन इज़ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, या फिर बॉडी ऑफ जजेस वो इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताता है और ये बहुत वाइड है डेफिनेशन में, इस पर MCQs भी बन सकते हैं, मेंस में भी ऐसा पूछा जा सकता है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन। तो इसको हम कुछ टॉपिक्स में बाइफरकेट करके पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट जो टॉपिक दे रखा है वो आर्मी, सेकंड इज़ जस्टिस, थर्ड इज़ क्रिमिनल, फोर्थ इज़ सिविल, फिफ्थ इज़ अदर। तो फर्स्ट जो टॉपिक है आर्मी, इन टॉपिक्स के अंदर इस डेफिनेशन को बाइफरकेट कर सकते हैं। फिर जो सेकंड पॉइंट के अंदर फर्स्ट इज़ रिपील्ड, सेकंड पॉइंट के अंदर जो कमीशन्ड ऑफिसर के बारे में बता रखा है तो कमीशन्ड ऑफिसर आर्मी के अंदर आएगा। थर्ड पॉइंट के अंदर जज के बारे में बता रखा है, फोर्थ के अंदर ऑफिसर ऑफ कोर्ट के बारे में बता रखा है, फिफ्थ पॉइंट में जूरी, असेसर, पंचायत मेंबर के बारे में बता रखा है, सिक्स्थ पॉइंट में आर्बिट्रेटर के बारे में बता रखा है। तो इस 3, 4, 5, 6 जो पॉइंट्स हैं ये जस्टिस के अंदर आएंगे। फिर सेवन्थ बता रखा है कन्फाइनिंग ऑफिसर, और एट्थ प्रिवेंट ऑफेंस, पर्सन वो प्रिवेंट ऑफेंस, तो ये क्रिमिनल में आ गया। नाइन्थ आता है प्रॉपर्टी सर्वे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, और 10 होता है प्रॉपर्टी सर्वे डॉक्यूमेंट। 11 इलेक्शन, तो ये 9, 10, 11 ये सिविल के अंदर आ गए। और अदर के अंदर वो 12th पॉइंट आ गया जो कि जो कि मतलब पेमेंट अपना पाते हैं बाय सर्विंग देयर सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, तो जो कि सेक्शन 14 में गवर्नमेंट सर्वेंट डिफाइन कर रखा है, और जब वो पेमेंट पाते हैं तो वो अदर जो 12 पॉइंट के अंदर पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, तो इसमें बता रखा है द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी इंटेंटेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी मूर्त संपत्ति का मतलब होता है कि जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम बेचने के काम भी ले सकते हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नेचर की होनी चाहिए। एक्सेप्ट लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ सच एज ट्री, एंड परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ, जो परमानेंटली अटैच है अर्थ से। ये सेक्शन 22 बताता है, मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। 23 में बता रखा है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। 24 में डिसऑनेस्टली। सेक्शन 23 बताता है रॉन्गफुल गेन के बारे में, तो रॉन्गफुल गेन मतलब अनलॉफुल गेन ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच ही इज़ नॉट एंटाइटल। एंड रॉन्गफुल लॉस बता रखा है कि लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड द पर्सन लूसिंग इट, जिसके पास से वो चीज़ जा रही है, जो खो रहा है अपनी चीज़ को, वो उस चीज़ के लिए एंटाइटल है रखने के लिए। सेक्शन 24 बात करता है डिसऑनेस्टली के बारे में। इसमें बता रखा है कि अगर किसी पर्सन को रॉन्गफुल गेन होता है और अनदर पर्सन को रॉन्गफुल लॉस होता है, तो ऐसे केस में वो एक्ट डिसऑनेस्टली किया गया है, इंजरी होना ज़रूरी है डिसऑनेस्टली के अंदर। और 25 में फ्रॉडुलेंटली बता रखा है, तो फ्रॉडुलेंटली में बता रखा है
if he does that thing with the intent of defraud, with the intention of defraud। तो fraudulently में deception एक element है, जबकि वो dishonestly में नहीं है। और dishonestly में involve the idea of injury। अब वो कौन सी सेक्शंस हैं जहाँ ये दोनों सेक्शन 24 एंड 25 यूज़ में लिए जाते हैं? सेक्शन 209, 246, 247, 415, 421, 423, 464, 471 एंड 496 ऑफ इंडियन पैनल कोड, जिसके अंदर फ्रॉडुलेंटली एंड डिसऑनेस्टली सेक्शन 25 एंड 24 दोनों साथ में यूज़ लिए जाते हैं। सेक्शन 26 में बता रखा है रीज़न टू बिलीव, विश्वास करने का कारण। तो इसमें अगर बता रखा है सफिशिएंट कॉज टू बिलीव होंगे, विश्वास करने के लिए पर्याप्त हेतु रखता है, तो वो रीज़न टू बिलीव माना जाएगा। सेक्शन 27 में बता रखा है प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क एंड सर्वेंट, कि अगर कोई प्रॉपर्टी वाइफ, क्लर्क एंड सर्वेंट के पोजीशन में है तो यही मानी जाएगी कि वो प्रिंसिपल के पोजीशन में है। और सेक्शन 28 काउंटरफिट के बारे में बताता है, कूटकरण के बारे में। इसमें जैसे कि बिस्किट, किसी फैक्ट्री ने, किसी कंपनी ने अपना बिस्किट मार्केटिंग स्टार्ट की, उन्होंने पार्ले जी की तरह पार्ले जी को हटा के पार्ले पी करके उसी सेम पैकेज के साथ बेचना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये क्या हुआ कि काउंटरफिट हुआ, क्योंकि लोगों को इस चीज़ का भरोसा होने लगे कि पार्ले पी ही पार्ले जी होगा, सेम इसकी पैकिंग हुई है, ये सब कुछ। तो गवर्नमेंट स्टैम्प, गवर्नमेंट सील की काउंटरफिट होती है, बाकी चीज़ों की भी काउंटरफिट होती है, जो कि फर्दर जो सेक्शंस रिलेटेड टू ऑफेंसेस हैं उनमें ये टर्म्स यूज़ में लिए जाएंगे। इस कोड में काउंटरफिट टर्म को बहुत जगह यूज़ में लिया गया है, जैसे कि सेक्शन 232, 233 जो कि कॉइन से रिलेटेड है, वहाँ भी काउंटरफिट यूज़ में लिया जा रहा है। सेक्शन 255 है गवर्नमेंट स्टैम्प को लेकर, वहाँ भी काउंटरफिट यूज़ में लिया जा रहा है। सेक्शन 472, 473 है सील से रिलेटेड, वहाँ भी काउंटरफिट वर्ड को यूज़ में लिया जा रहा है। डिवाइस को लेकर काउंटरफिट सेक्शन 475, 476 में यूज़ में ले रखा है। और प्रॉपर्टी मार्क्स को लेकर काउंटरफिट सेक्शन 478, 479 में यूज़ में लिया गया है। करेंसी को लेकर करेंसी में काउंटरफिट को यूज़ में लिया गया है सेक्शन 489A टू 489E। तो इन सेक्शंस के अंदर काउंटरफिट सेक्शन 28 को यूज़ में लिया गया है। सेक्शन 29 में डॉक्यूमेंट को डिफ़ाइन कर रखा है, और यही डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में भी डिफ़ाइन कर रखी है। तो इसमें लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और मतलब ये सारे सब्सटेंस होंगे डिस्क्राइब किए हुए, एक्सप्रेस किए हुए किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, किसी मैटर के ऊपर, तो उसे डॉक्यूमेंट समझा जाएगा अंडर सेक्शन 19। सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में बताता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो होते हैं जो कि हमारे लीगल राइट को क्रिएट कर रहे हों, एक्सटिंग्विश ख़त्म कर रहे हों, या फिर उसको एक्सटेंड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। जैसे कि जो असेसमेंट ऑर्डर होता है, बीमा पॉलिसी होता है, बीमा पॉलिसी होती है, तो ये सारे क्या होते हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। सेक्शन 34 की लैंग्वेज देख लेते हैं। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। तो सेक्शन 34 कहता है सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, कि कोई कॉमन इंटेंशन है किसी ऑफेंस को करने के लिए, तो हर उस प्लान में इंक्लूडेड सारे पर्सन लायबल होंगे उस ऑफेंस के लिए। अब उनके लिए उनका चाहे थोड़ा सा प्रोपोर्शन हो उस ऑफेंस को कंप्लीट करने के लिए। अब कुछ एलिमेंट्स हैं सेक्शन 34 के। तो फर्स्ट एलिमेंट होता है कॉमन इंटेंशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन अलग अलग हैं, और ये एक केस लॉ था पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, और एक और केस था महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इन दोनों केस में ये गाइडलाइन दी गई थी कि देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। सेकंड एलिमेंट है कॉमन इंटेंशन कैन बी फाउंड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। उस क्षण भर में, उस पल भर में ही कॉमन इंटेंशन फॉर्म हुआ हो। अब ये गाइडलाइन दी थी शिवराम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में, AIR 1972। तो इस केस में ये गाइडलाइन दी गई थी कि कॉमन इंटेंशन एट द स्पर ऑफ मोमेंट ही फॉर्म होता है। थर्ड एलिमेंट है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, कि उन सभी का सामान्य आशय माना जाएगा, ये नहीं कि किसी एक का नहीं था। और बराबर थोड़ा सा प्रोपोर्शन भी ऑफेंस को लेकर हो तो भी सामान्य आशय ही, कॉमन इंटेंशन ही माना जाएगा। और इस गाइडलाइन को दिया गया था शंकरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, AIR 1965, सुप्रीम कोर्ट का केस था ये। तो इस केस में ये गाइडलाइन दी गई। और नेक्स्ट एलिमेंट है एलिमेंट फोर्थ,
तो इसमें बता रखा है एविडेंस फॉर कॉमन इंटेंशन, कि कॉमन इंटेंशन के एविडेंस कैसे होते हैं। तो इसका जो केस था गज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, जिसमें कि गाइडलाइन दी गई थी कि कॉमन इंटेंशन को लेकर एविडेंस कैसे होते हैं। अब सेक्शन 34 के कॉमन इंटेंशन के इन 4 एलिमेंट्स के साथ पार्टिसिपेशन का होना बहुत ज़रूरी है, और ये केस में बताया था एस रामाया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1954। इस केस में बताया था कि कॉमन इंटेंशन के इन 4 एलिमेंट्स के साथ पार्टिसिपेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 35 बताता है व्हेन सच एन एक्ट इज़ क्रिमिनल बाय रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन विद ए क्रिमिनल नॉलेज एंड इंटेंशन। तो अगर कार्य आपराधिक जब होगा जब वो आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया हो, ये धारा 35 कहती है। धारा 36 कहती है अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम। तो कोई ऑफेंस बन सकता है कि अगर उसमें थोड़ा एक्ट हो रहा हो, थोड़ा ओमिशन हो रहा हो, जैसे किसी पर्सन को पिटाई भी की जा रही है, मारा भी जा रहा है लकड़ी से या और किसी हथियार से, और उसे खाना भी नहीं दिया जा रहा, उसे एक जगह बंद भी किया जा रहा है, तो वो भूखा रहकर और मार खाकर मर सकता है, तो वो अंडर सेक्शन 36 के अंदर लायबल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।